आधी दुनिया उन्हें नायक कहती है, आधी दुनिया खलनायक। वो मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो बगैर कमीज के घुड़सवारी भी करते हैं। तो सुनने में तो लगेगा कि ये किसी नेता नहीं अभिनेता की बात हो रही है, लेकिन दरअसल वो हैं एक नेता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रूस या रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो अगर व्लादिमीर पुतिन को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा इलिन को, जो अध्ययन किए हैं। सब बोलते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और विकल्प नहीं है विजय के। यदि विजयी नहीं हुए तो ये राजा नहीं रहेंगे। तो ये युद्ध एक तरह से इतने चक्रव्यूह में फंस गया कि उसको भेदना संधि के लिए किसी के लिए आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस धारावाहिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जब बात होती है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो अक्सर ये बात उठती है कि उसमें तीन प्रकार के लोग आप देखेंगे उन पॉडकास्ट को, उन श्रृंखलाओं को बनाते हुए। एक जो अफसरशाही में रहे, जो एक ऑफिशियल नजरिया जिसे कहते हैं वो लेकर आते हैं। दूसरे जो स्कॉलर हैं, एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं और एक पढ़ने लिखने वाला नजरिया लेकर आते हैं। और तीसरे हैं जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं, जो इस बीट को कवर करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनकी बीट होती है और उसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन ऐसा कम देखा गया है कि वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं और देश विदेश में रहते हैं या रहकर भारत आते रहते हैं और उनका आना जाना लगाता है, वो लोग क्या कहते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव क्या है, उनका देखने का नजरिया क्या है। तो इस पॉडकास्ट में हम उसको लेकर आ रहे हैं, उस बातचीत को लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं अपना एक परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनका एक विद्यार्थी हूं, कह सकते हैं। जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहूंगा। और मेरे साथ हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, अतुल सिंह। अब अतुल सिंह जी जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, अमेरिका की राजधानी में, और वहीं रहकर उन्होंने बहुत नाम और बहुत ज्ञान मेरे हिसाब से कमाया है। वो इतिहासकार भी हैं। वो अर्थनीति के बारे में भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, सुरक्षा और कूटनीति के कुछ विषय हैं, और खासकर जहां इन दोनों का समागम होता है, जो कूटनीति और अर्थनीति की जो सड़कें जहां जाकर मिलती हैं, वहां पर अक्सर अतुल सिंह खड़े पाए जाते हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को पसंद करेंगे। तो सबसे पहले कि हम अपने शीर्षक या जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम लें, उससे पहले मैं उनका एक परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, आधी दुनिया उन्हें नायक कहती है, आधी दुनिया खलनायक कहती है। वो मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो बगैर कमीज के घुड़सवारी भी करते हैं, कुछ कुछ सलमान खान जैसे। और वो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, खासकर जो उनके आस पड़ोस के मुल्क हैं उनकी भाषाएं तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुनने में तो लगेगा कि ये किसी नेता नहीं अभिनेता की बात हो रही है, लेकिन दरअसल वो हैं एक नेता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रूस या रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं आजकल कि रशिया और यूक्रेन में एक भीषण जंग चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के दौरान जो है अलग अलग देशों की और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, और वो राय बहुत ही विभाजित है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई पुतिन से बड़ी त्रासदी इस विश्व के लिए हो नहीं सकती, और कुछ के हिसाब से जो है पुतिन का आना जो है वो एक तरीके से जो पाश्चात्य प्रभुत्व है उसको एक तरीके से रोकने का काम वो कर रहे हैं।
तो आखिर सच क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सभ्यता में सत्य बहुआयामी होता है और उसके कई पहलू होते हैं, और हम आज वो सारे पहलू जो हैं, सारे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जो हम सोच सकते हैं, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो अतुल सिंह जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पुतिन के जो दादाजी थे, मैंने एक दो स्कॉलर पढ़े हैं जिन्होंने शोध किया, वो बताते हैं कि पुतिन के जो दादा थे उनका नाम था स्पिरिडोन पुतिन, और वो एक बावर्ची थे, और बावर्ची छोटे मोटे नहीं, बावर्ची थे वो लेनिन और स्टालिन के। यानी कि जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था तो जहां पर मेन रेवोल्यूशनरी जो खाना खाते थे, उनके लिए खाना बनाने का काम पुतिन के दादाजी करते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ खाने में वो मिलाते थे कि रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल हो गया और पोता भी देखिए क्या बन गया? अब ये तो भैया राम जाने कि वो क्या खाना बनाते थे और क्या खिलाते थे। लेकिन ये बात तो सच है कि पुतिन कोई बहुत बड़े घर से नहीं आए। तो पुतिन जो हैं, उनकी माँ भी, उनके पिताजी भी कोई ऐसा नहीं है कि सोवियत रूस के जनरल के बालक हैं, मार्शल ज़ुकोव के याद औलाद नहीं हैं, या स्टालिन के पोते नहीं हैं। तो ये जो है स्वयं जो है लड़ झगड़ के, भीड़ भाड़ के ऊपर उठे हैं। जब बचपन में बहुत मार पिटाई किया करते थे, तो काफ़ी असल में इनको जो है खतरा था कि कहीं ये जो है सड़क छाप गुंडई पे न उतर आए। तो किसी टीचर ने कहा कि बाबू जूडो करो, थोड़ा मार्शल आर्ट सीखो। तो उससे क्या हुआ कि वो जो सारा खुमार था वो जो है एक जगह केंद्रित हो गया। और ये जो है कद इनका बहुत छोटा है, खासकर रूसी हिसाब से तो बहुत छोटा है। तो थोड़ा इनको रूस का नेपोलियन कह सकते हैं कि नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है या जो है। तो जूडो ये जब करने लगे तब से इनकी जिंदगी सुधरने लगी। तो मतलब माँ बाप जो अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है सलाह है कि अपने बच्चों को खूब खिलाएं, खासकर अगर बच्चे उत्पाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद स्वयं उत्पाती था। ये आपने बहुत ही अच्छी एक बात कर दी। तो सारे माता पिताओं के लिए एक सलाह है कि अगर आपके बच्चे थोड़े से उत्पाती हैं तो उनको बढ़ावा दीजिए, क्या पता वो भी कल एक जूडो कराटे कराइए, राष्ट्राध्यक्ष बने, ताइक्वांडो कराइए, कुश्ती कराइए, बॉक्सिंग कराइए। बिल्कुल। भारत में ये चलन थोड़ा कम है अभी फिलहाल कि बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा एनर्जेटिक है तो उसको मार्शल आर्ट की तरफ भेजें। स्पोर्ट्स में भेज देते हैं आजकल, और बाकी संगीत और बाकी चीजों में भी भेजते हैं, लेकिन ये हाँ, मार्शल आर्ट का थोड़ा चलन अभी उतना ज्यादा नहीं है। बट देखिए, एक ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष बनना है तो शायद बच्चे को ये भी सिखाना होगा। बिल्कुल सिखाना होगा। तो एक छोटी सी बात है कि उसको करने के बाद जो है एक संयम आया, एक जो है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन आई, और यही आगे चल के इनको केजीबी में ले गई। तो वो मानसिक अनुशासन जो है, मानसिक अनुशासन बिल्कुल दिखा रहा है असर। जी, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि पुतिन का जन्म जो था वो रूस के, और उस समय सोवियत संघ जिसे कहेंगे, उसके बहुत बड़े शहर में हुआ। तो लेनिनग्राड नाम था उसका तब शायद शहर का, अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। वो लेनिनग्राड से पहले सेंट पीटर्सबर्ग था भैया। हाँ, तो पहले तो सेंट पीटर्सबर्ग था, उसको बदल के लेनिनग्राड किया। अभी फिर वो पुराने वापस, क्योंकि पीटर द ग्रेट ने बनवाया था। क्योंकि 300 साल तक रूस का जो है साम्राज्य रोमानोव्स के पास था, और वो रोमानोव्स का राज्य खत्म हुआ 1917 में, जब वो वर्ल्ड वॉर 1 हार गए। पहला विश्व युद्ध जब हारे वो, तो रोमानोव का हो गया सरकलम। मतलब सरकलम नहीं किया, ये तो फ्रांसीसियों ने किया, गोली मार दी गई। तो क्योंकि इतना खुमार था, और जब सोवियत रूस आया तो उनका ये था भाई सारा विश्व कम्युनिस्ट बन जाएगा, और उन्होंने सारे नाम बदल दिए, स्टालिनग्राड कर दिया, लेनिनग्राड कर दिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम लेनिनग्राड हुआ वो वापस जो है पलट के सेंट पीटर्सबर्ग हो गया जब सोवियत रूस गिरा।
तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 1917 में रूस में एक लाल क्रांति आई थी, जिसमें कि जो कम्युनिस्ट थे उस देश के, उन्होंने वहां की राजशाही का, राज व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि यूरोप में ये पहला तख्ता पलट था, उससे पहले फ्रांस में हो चुका था, बल्कि 1 सदी से भी ज्यादा पहले। लेकिन रूस में ये जो तख्ता पलट हुआ, ये मॉडर्न इतिहास में एक तरीके का मील का पत्थर साबित हुआ, और उसमें राजशाही के साथ साथ जो राजसी नाम भी थे शहरों के, वो बदल दिए गए। तो जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई पीटर द ग्रेट नामक राजा थे, उनके नाम से ये शहर का नाम था, लेकिन उसको बदल के उन्होंने लेनिनग्राड रख दिया, यानी कि जो रेवोल्यूशन के उस लाल क्रांति के जो एक जनक माने जाते हैं, उनके नाम से था। तो उस शहर की गलियों में पुतिन बड़े हो रहे थे, और बड़े होने के साथ वो, जैसा कि अतुल सिंह बता रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे थे, लेकिन इसके साथ एक और काम कर रहे थे, वो था कि वो जर्मन सीख रहे थे। अब जर्मनी और रशिया, इसका क्या नाता है, ये अतुल सिंह आपको बताएंगे। जर्मनी और रूस का नाता तो बहुत पुराना है। जैसे लोग भूल जाते हैं कि भाई कैथरीन द ग्रेट एक जर्मन रानी थी। तो जब तक बादशाही थी, साम्राज्य था रोमनोव्स का, तब तक शादियां तो भाई राजघरानों में होती रहती थी। क्वीन विक्टोरिया भी जो है, और उसके पहले ब्रिटिश जो है, जो राजघराना था, उसमें भी जर्मन खून था। लेकिन जर्मनी और रूस हमेशा से दो सशक्त ताकतें रहीं यूरोप में। और फ्रेडरिक द ग्रेट 1756 to 1763 जो 7 साल की लड़ाई थी, जिसमें लोग भूल जाते हैं कि जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा के नॉर्थ अमेरिका का भी कब्जा किया और भारत का भी किया। उस लड़ाई में ये ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों के लिए। हाँ, मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से बोलेंगे। तो 1756 है ना, 1756 से 1763 63 7 साल लड़ाई हुई। एक और थे ब्रिटानिया और प्रशा, फ्रेडरिक द ग्रेट। दूसरी ओर थे फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी, और रूस भी था कुछ देर तक प्रशा के खिलाफ। लेकिन फिर हुआ ये कि लड़ाई हार गए, मतलब रूसी राजा को फ्रेडरिक बहुत पसंद था, तो लड़ाई से हट गया और वो लड़ाई जो है खत्म हो गई। तो प्रशा बच गया, और ब्रिटानिया ने ऐसी पटकनी मारी फ्रांस को कि कनाडा ले लिया उनके हाथ से, और प्लासी में इन्होंने बंगाल ले लिया, और उसके बाद वंदीवासी में फ्रांसीसियों को हरा के ये जो है भारत के एक छत्र जो है यूरोपीय शक्ति रह गए। तो उस लड़ाई में जो है बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ ब्रिटानिया को। सबसे बड़ा लाभ ब्रिटानिया को ही हुआ। लेकिन तो जो लड़ाई जो चली है, ये नई नहीं है यूरोप की, तो ये पुरानी चलती आई। और पहले विश्व युद्ध में खासकर ये लड़ाई उभर के आई, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में दोनों लड़ रहे थे पूर्वी यूरोप के लिए। पूर्वी यूरोप उपजाऊ है, यूक्रेन में जमीन बहुत ही उपजाऊ है, गेहूं होता है वहाँ, मतलब यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूक्रेन। तो पोलैंड भी। तो इन सब जगहों पे ज्यादातर जर्मनी या रूस का आधिपत्य रहता था। और जर्मनी और रूस की शुरू से एक तरह से जो है, जिसे कहें कि एक राइवलरी अंग्रेजी में कहते हैं, कौरव पांडव की तरह ये लोग लड़ते रहे हैं। हिंदी समाचार पत्रों में अक्सर ये कहा जाता है, जब दो गुटों में लड़ाई हो जाती है तो बड़ा बड़ा एक हेडलाइन में छपता है, पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश है इनकी, तो है ये वो किस्सा है, पुरानी रंजिश है। बिल्कुल, आपस में शादियां वादियां होती ही रही राजघरानों में, लेकिन रंजिशें नहीं गई जमीन के लिए और जनता के लिए। क्योंकि भाई जितने लोग आपके साम्राज्य में रहेंगे उतने लोग कर देंगे, जितने लोग कर देंगे उतना आपका बड़ा महल बनेगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग तो बनाना साम्राज्य के करों पर ही ना, तो इसलिए लड़ाई रही। एक और चीज कहूंगा कि बीच में नेपोलियन से भी भिड़ंत हो गई थी, क्योंकि नेपोलियन जर्मनी का कब्जा करके रूस तक पहुंच गया, और रूस में ही उसकी पिटाई हुई। रूस में अधिकांश उसकी ग्रैंड आर्मी जो है मर गई, बिग आर्मी,
जो बड़ी उसकी फौज थी वो बर्फ में ही मर गई। और वहीं दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में पहला राउंड तो जीत गए जर्मन, दूसरे विश्व युद्ध में जो है जर्मनी शुरू में तो चढ़ गया, लेकिन जर्मनी ने कुछ गलतियां कर दी। पहली गलती ये की कि पहली बार आक्रमण ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती ये कि आक्रमण भी किया तो 10 जगह किया, एक जगह केंद्रित होके नहीं गए। तो उसमें क्या हुआ कि शुरू में तो ये लोग काफी पीटे सोवियत रूस को, फिर बाद में जब रूसियों ने पीटा तो ऐसा पीटा कि हिटलर ने अपने सर में ही तमंचा दाग लिया। पूर्वी जर्मनी उसके बाद रूस के नीचे आ गया और उसका काफी शोषण हुआ, बलात्कार भी हुआ था बहुत हजार महिलाओं का। पूर्वी जर्मनी की बातचीत करने से पहले मैं अगर एक तरीके से एक संक्षेप में बातचीत रखूं तो अतुल सिंह जी ने अभी बताया है कि दरअसल जो साम्राज्य थे, जो एम्पायर्स थे प्रथम विश्व युद्ध के पहले, वो सब के सब जो थे लड़ते थे संसाधनों के लिए, रिसोर्सेज के लिए। बिल्कुल। जैसे जमीन, खनिज, मिनरल, पानी और तो और अगर आप कहें लोग भी संसाधन ही थे। बिल्कुल, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने सिटीजन या आपके सब्जेक्ट होंगे, उतना ही आपको टैक्स कर मिलेगा, और जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा आपका राज्य उतना समृद्ध होगा। अगर राज्य नहीं समृद्ध होगा तो कम से कम राजशाही और उस पर जो राज करने वाले हैं वो तो समृद्ध होंगे। बिल्कुल, मैं वही बात करने वाला था कि आज भी आप यूरोप के बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां की जितनी इमारतें हैं, वहां पे जो एक इमारतों को बनाने की शैली है, उसका अगर आप ठाठ देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कितना संसाधन और पैसा जो है वो एक समय में विश्व के एक भाग से उस भाग में गया होगा। इमारतें इस प्रकार के पैलेस जिसे कहते हैं महल बन सके। आज के दिन भी हम कलेक्टर कहते हैं जिले का, उस कलेक्टर का काम क्या था? कर वसूलना। और वो गोरा साहब होता था, वो कलेक्ट करके कर ले जाता था रानी विक्टोरिया के लिए कि लीजिए महारानी साहिबा, अब आप बनाइए अपना जो है महल, बनाइए अपना अल्बर्ट हॉल। तो ये पूरे विश्व की कहानी है। देखिए, ये बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अब इसको हम वापस जरा जर्मनी की तरफ लाते हैं, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है या अभी अभी रिसेंट इतिहास में हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी के साथ किया क्या गया? जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए गए। बिल्कुल, 4 टुकड़े, जैसे कि एक केक या एक पिज्जा के किए जाते हैं। मैं आज के दर्शकों को बताऊंगा कि सेक्टर्स या चप्पे बना दिए गए कि एक मिला ब्रिटानिया को। अब आप सोच रहे हैं ब्रिटानिया कौन है? देखिए, कई लोगों को ब्रिटानिया एक पुराना संबोधन का तरीका है ग्रेट ब्रिटेन या यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम, जो आज का इंग्लैंड जिसे आप कह सकते हैं। फिर एक टुकड़ा मिला यूएसए को, एक मिला फ्रांस को, और एक आप सोच ही सकते हैं किसे मिला होगा, सोवियत संघ को। तो जो 3 टुकड़े मित्र राष्ट्रों को मिले पश्चिमी तरफ के, वो कैपिटलिस्ट बने, वो एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक नया राज्य बनाया जिसका मेरे ख्याल से नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और पूर्वी था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, GDR। तो अब मैं प्रगति मैदान में दोनों के स्टॉल में जाया करता था जब मैं छोटा था। तो देखिए, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इनकी त्वचा से फर्क पता नहीं चलता इनकी उम्र का, लेकिन ये जो लौह पर्दा था, आयरन कर्टन था, उसके गिरने से पहले लगता है इनका जन्म हुआ था। तो बात आगे बढ़ाते हैं कि GDR जो था वो एक कम्युनिस्ट स्टेट बना क्योंकि सोवियत संघ का प्रभाव था और प्रेशर भी था। तो GDR की एक बहुत ही, ईस्ट जर्मनी की एक बहुत ही बदनाम इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसको कहते थे स्टासी। तो स्टासी बहुत एक्टिव थी वहां पर। आप कुछ फिल्में भी देख सकते हैं जिसमें आपको स्टासी का वर्णन मिलेगा। द लाइव्स ऑफ अदर्स, Das Leben der Runden। बहुत ही अच्छी पिक्चर है। मैं रेकमेंड करूंगा हमारे जितने भी युवा दर्शक हैं कि एक बार वो पिक्चर जरूर देखें, अगर आप समझना चाहते हैं कि जीवन कैसा था उस समय का।
तो बात करते हैं पूर्वी जर्मनी की। पूर्वी जर्मनी में एक यंग एजेंट व्लादिमीर पुतिन पोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जर्मन भी बहुत अच्छी है और जैसा हमने पहले भी वर्णन किया, वो बंदूक भी चला सकते हैं, वो घुड़सवारी भी कर सकते हैं और वो ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो इस प्रकार से एक उभरता हुआ एजेंट जो है वो भेजा जाता है और ड्रेसडन नाम के शहर में वो पोस्ट हो जाता है। अब अपनी आंखों के सामने वो क्या देखते हैं, देखिए 1980 का जो दशक था वो सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही बुरा दशक था, दो तरीकों से। एक, उनकी इकोनॉमी चरमरा रही थी, उसके कई कारण थे। एक तो कि उनकी जो अर्थनीति थी वो थोड़ी सी कुछ मूलभूत समस्याओं का शिकार थी, जो डिस्टॉर्शंस की हम बात फिर कभी करेंगे जब उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, वो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, जैसे अमेरिका अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा था, उसी प्रकार से सोवियत यूनियन 70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में एक युद्ध लड़ रहा था, जिससे बहुत खर्चा भी हो रहा था और जान माल का नुकसान भी। तो उससे हुआ क्या कि जो और एक मिनट, एक बात याद रखने वाली है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जब लड़ रहा था तो कोई विरोधी नहीं था। जब 1979 में सोवियत रूस वहां गया, उसके बाद अमेरिका ने जो है साधन खूब दिए मुजाहिदीन को, और ये है चार्ली विल्सन्स वॉर में। चार्ली विल्सन्स वॉर काफी सत्य है, और असल में मेरे जो लेखक, मेरे जो साथ के लेखक हैं, को ऑथर को क्या बोलेंगे हिंदी में, ये मतलब मेरे सह लेखक, हाँ सह लेखक जो हैं वो ग्लेन कार्ल हैं। वो CIA से रिटायर हुए। हमारा एक पॉडकास्ट है अंग्रेजी में, द डायलेक्टिक बाय फेयर ऑब्जर्वर बाय द राजपूत एंड द वॉस्प। तो आप समझ सकते हैं कौन राजपूत है कौन वॉस्प है। वॉस्प मतलब वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। तो वो जो कहानियां सुनाते हैं, वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे थे 2001 के पहले। तो ये जो चार्ली विल्सन की कहानी है वो फिल्म से भी कुछ मायने में ज्यादा रोमांचक है। और अमेरिका ने $1 बिलियन लगाए कोवर्ट वॉर में, स्टिंगर भेजे, क्या क्या नहीं भेजा, तो एंटी टैंक मिसाइल्स भेजी, सब कुछ भेज दिया इन्होंने अफगानिस्तान को। और ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, उन्होंने कैसे समझाया, कैसे जो है कॉमिक बुक बना वगैरह गिरा विरा के कैसे स्टिंगर को जोड़ना है, क्योंकि किसी को पढ़ना ही नहीं आता था। अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बुकलेट आई, किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी। 98% जो हैं निरक्षर थे। फिर फारसी में गिराई, तब भी लोग बोल लेते थे, फारसी पढ़ नहीं पाते थे, तो कॉमिक बुक गिराई गई। तो वो बड़ी विचित्र कहानी है। पर यह है कि उस सहायता से, अमरीकी सहारा, और उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, उसमें इजराइल भी शामिल था, उसमें इजिप्ट भी शामिल था, और उसमें हमारे जो है अभिन्न मित्र जनरल जियाउल हक भी शामिल थे। और वो डिमेल्लो जो हैं, जाने भी दो यारो, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तो खूब पैसा लेते थे, मुजाहिदीन में लगाते थे, थोड़ा कश्मीर में भी लगा देते थे। हाँ, वो बात वही हो जाती है ना कि भाई डुअल यूज है। अगर वो पश्चिम की तरफ भेजा जा सकता है तो पूर्व भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था उनके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बहुत जरूरी बात है ये समझने वाली कि दरअसल एक इंसर्जेंसी फोर्स जो होती है, एक रेबल फोर्स जो होती है, उसके पास हमेशा जो हथियार होते हैं वो एक राज्य के अनुपात में कम होते हैं, खासकर हवाई हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के जो वेपन होते हैं। तो हुआ क्या कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में पहुंचा तो उनके पास हवाई जहाज थे, उनके पास हेलीकॉप्टर थे, अच्छी आधुनिक बंदूकें थी, जिनसे कि वो बहुत जल्दी पूरे के पूरे देश पे काबिज हो गए। लेकिन जब अमेरिका ने वहां के जो इंसर्जेंट्स थे, जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनको हथियार देने शुरू किए तो धीरे धीरे बाजी पलटने लगी और अब सोवियत यूनियन के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं रह गई थी। और अतुल सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छी बात करी है कि स्टिंगर नाम की एक एयर डिफेंस मिसाइल है जो हवाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उन्हीं सप्लाईज की कुछ यूनिट्स, ये कहा जाता है, करगिल युद्ध में भी इस्तेमाल हुई, जिससे कि भारत को भी नुकसान हुआ। तो होता क्या है कि हथियार जब एक बार एक तरीके से एक रीजन में, एक एरिया में आते हैं तो फिर उनका
कोई ऐसा नहीं रहता कि ये सिर्फ उधर ही इस्तेमाल होंगे या दूसरी जगह नहीं होंगे। तो जो पश्चिमी फ्रंट पे यूज हो रहे थे वो कुछ कुछ जो है ईस्टर्न फ्रंट पे भी आने लगे, और उसका नुकसान थोड़ा सा भारत को भी उठाना पड़ा करगिल युद्ध में, जब हमारे हेलीकॉप्टर्स और हमारे जो हवाई जहाज थे उनको थोड़ा बच के चलना पड़ा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई अगर वो ज्यादा नीचे फ्लाई करेंगे टारगेट के लिए तो उन पे भी हमला हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि 80 का दशक जो था वो बहुत त्रासदियां लेकर आया सोवियत यूनियन के लिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक बड़ा आदर्शवादी एक विचारधारा थी जिसके साथ युवा वर्ग बहुत जुड़ा था 60s में 70s में, वो छिटकने लगा, वो परेशान होने लगा। अब ये जो एक स्वप्न था, ये स्वप्न जो है वो खंडित होने लगा, और उसकी चरम सीमा जो थी शायद वो तब थी जब चेरनोबिल नाम का एक हादसा हुआ। सोवियत संघ में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती थी, और ये कहा जाता था कि बाकी सब कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, हम इंडस्ट्रियल काम बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन जब उनका सबसे एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, और आप इसके लिए HBO की जो चेरनोबिल सीरीज है देख सकते हैं, और वो नहीं है तो एक BBC की बहुत अच्छी सीरीज आई थी कुछ समय पहले, अगर आप ढूंढ पाए वो, तो वो जब हादसा हुआ तो उसके साथ ही साथ लोगों का जो विश्वास था सोवियत संघ में वो टूट गया था। अब वो विश्वास जो है टूट चुका था, लेकिन वो दिखाई उतना दे नहीं रहा था। लेकिन दशक का अंत आते आते अब वो दिखाई भी देने लगा, और उस समय व्लादिमीर पुतिन जो थे वो जर्मनी में थे, और वो सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। और जब वो देख रहे थे तो ये कहा जाता है, देखिए क्योंकि इन चीजों में क्या है कि कोई भी आपको पीयर रिव्यूड या मान्यता प्राप्त कोई एक कहानी कोई दे नहीं सकता, लेकिन ये कहा जाता है, जो उनका सर्कल है, जो लोग कुछ जानते हैं उस समय में क्या हो रहा था कि पुतिन और उनके जो साथी थे उस समय जर्मनी में, वो अपने आसपास होते प्रदर्शनों को देखते थे, प्रोटेस्ट को देखते थे, और वो पूछते थे भाई मॉस्को वाले क्या कह रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश हैं। तो दूसरी तरफ से जवाब आता था कि मॉस्को चुप है, मॉस्को शांत। नहीं, मैं ये कहानी फट से बताता हूँ क्योंकि ये मैंने काफी जगह पढ़ी है। तो हुआ ये कि ये जर्मनी में थे, और जर्मनी में इनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। उस समय कर्नल थे, बाबूजी मतलब जर्मन भी बोलते थे, उठते बैठते थे स्टासी के ऑफिसर्स के साथ, तो काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। और अचानक जो है ये पूरा जर्मनी में प्रदर्शन पे प्रदर्शन, और जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो इन्होंने फोन किया लोकल टैंक कमांडर को, बोला यार हम लोगों को घेर लिया है भीड़ ने, कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डर आएंगे मॉस्को से, तभी तो कुछ करेंगे। तो बोला मॉस्को क्या कह रहा है? बोला मॉस्को इज साइलेंट, मॉस्को चुप है। तो ये एक सदमा सा लगा, क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आंखों के सामने सोवियत रूस का जो कब्जा था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे टूटते हुए देखा। और 9 नवंबर 1979 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल टूट गई। वॉल मतलब वो दीवार ही जो ईस्ट और वेस्ट को जो विभाजित करती थी, पूर्व और पश्चिम को, वो तोड़ दी भीड़ ने, या खोल दिए दरवाजे और फिर भीड़ ने ही तोड़ दिया। तो दीवार ही टूट गई। और उसके बाद 2 साल में 1991 में सोवियत रूस बिखर गया। सोवियत रूस टूट के यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, इतने सारे मुल्क बन गए। और ये टूटता हुआ छितरता हुआ जब सोवियत रूस पैदा हुआ तो उसके साथ बड़े कष्ट आए। यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन के पास एक समय नौकरी नहीं थी, टैक्सी चला रहे थे, तो उन्होंने बड़ा कष्ट देखा उस समय। कर्नल साहब के बाद ये बिल्कुल आके टैक्सी चला रहे थे। सारा इन्होंने सामान बोरिया बिस्तर बांध के गए जर्मनी से वापस, बर्लिन वॉल के टूटने के बाद, और उसके बाद सोवियत रूस के टूटने के बाद दोबारा जिंदगी शुरू की इन्होंने
और ये सदमा व्लादिमीर पुतिन को अब तक सता रहा है एक तरह से, और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सोवियत रूस का टूटना सबसे बड़ा 20वीं सदी का हादसा था। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी ऑफ द 20th सेंचुरी। रूसी में कहा, पर इसका अनुवाद यही है अंग्रेजी में कि इससे बड़ा जो है, इससे बड़ी त्रासदी कुछ थी नहीं 20वीं सदी की। अब भले ही सहमत हो या ना हो, हर देश के लोग कहेंगे भाई, हम लोग कहेंगे भाई बंगाल की फैमिन, बंगाल में जो इतने लोग भूख से मर गए वो ज़्यादा बड़ी त्रासदी थी, तो हर देश के लोग अलग अलग त्रासदी बोलेंगे, पर उनके नज़रिए से ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। और 25 मिलियन होगा 2.5 करोड़ है ना, एक 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोग जो है, 2.5 करोड़ रूसी रातों रात जहाँ रह रहे थे, अगर रह रहे थे वो उज़्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में, यूक्रेन में या चेचनिया में या क्राइमिया में, रातों रात वो जो है अपने ही घर में विदेशी बन गए। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.